डेट है आज 11 मार्च 2021। आज के करंट अफेयर देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन रोज की तरह लास्ट में करेंगे, जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? एक्सरसाइज डस्ट लिक, ये न्यूज में है। डिक्लेरेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को। सेकंड, ये क्या है? यूनेस्को ने क्या है, कैसे साइट डिक्लेयर करता है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है और हमारी कंट्री में कितनी है, सारा डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। दिशा स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पेसिफाइड ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन बिल, ये किससे रिलेटेड बिल है और क्यों न्यूज़ में है, इसे देखेंगे। पैनल फ्लैग सेंटर्स मीगर पेंशन। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन डिले इन सेटिंग अप इन्वायरमेंट रेगुलेटर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, अभी इन्वायरमेंटल रेगुलेटर सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट को कहा है, इससे रिलेटेड पूरा देखेंगे इसके बारे में। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अवार्ड्स किया जेल टर्म टू सिद्दीपेट कलेक्टर को, तो इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कई बार, ये न्यूज़ में पहले भी था, दोबारा देखेंगे क्या न्यूज़ है ये। वायरस पासपोर्ट न्यूज़ में है, इसे देखेंगे। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो न्यूज़ में है। वन धन विकास केंद्र इनिशिएटिव न्यूज़ में है, इसे देखेंगे। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इसे तो कई बार हम न्यूज़ में कवर कर चुके हैं, फिर एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे इसे, न्यूज़ में है ये। प्रोग्राम्स टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, इसे देखेंगे ये क्या है। चलते हैं जी फर्स्ट टॉपिक पे अपना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज डस्ट लिक, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जी, किस किस के बीच में? इंडिया और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान एक कंट्री है जी, एशियन कंट्री है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज। इसका जो एक्सरसाइज है, इसमें क्या करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज में, इसमें दोनों कंट्रीज के जो सैनिक आते हैं जी, सोल्जर्स, वो एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, और कैसे ऑपरेशन चलाया जाए, जिसके भी लिए होता है ये, तो ये सब कुछ किया जाता है इसमें। ये कहाँ हुई है, इसका सेकंड एडिशन हुआ है जी दस लीग का। कहाँ पे? उत्तराखंड में एक जगह है, चौबातिया, ये जगह याद रखनी है आपको, मैच द फॉलोइंग में चौबातिया को पूछा जा सकता है, चौबातिया कहाँ पे है। तो ये चौबातिया में इसका सेकंड एडिशन हुआ है जी। ये मैप पे देखिए आप, ये अपना हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है, इधर पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, और इसके साइड में जी ये उज्बेकिस्तान, इसके साथ और इंडिया के साथ मिलके हुई है जी, ये अभी उत्तराखंड में कंडक्ट हुई है एक्सरसाइज। और ये काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म इसका एम है जी, एक्सरसाइज का मतलब टारगेट है, लक्ष्य है कि जो इंसर्जेंसी का मतलब होता है जी घुसपैठ, जो घुसते हैं ना घुसपैठिया, बिना अनुमति के इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं आके। और टेररिज्म आपको पता ही है, आतंकवाद को रोकने के लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है कि कैसे आतंकवाद को, टेररिज्म को रोका जाए और इंसर्जेंसी को कैसे रोका जाए, इसके लिए हो रही है ये ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है? माउंटेनियस रीजन, रूरल और अर्बन स्नैरियो के एंड अंडर द यूनाइटेड नेशन मैंडेट, यूनाइटेड नेशन के मैंडेट के अंदर हो जाए जी ये, और टेररिज्म और इंसर्जेंसी को रोकने के लिए। और ये प्लेस याद रखना है, उत्तराखंड का चौबातिया। इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था कहाँ पे हुआ था? ये तो सेकंड एडिशन हो रहा है, इसका फर्स्ट हुआ था उज्बेकिस्तान में, ताशकंद में। ताशकंद उज्बेकिस्तान की कैपिटल है जी। ये नवंबर 2019 में हुआ था, और अब 2021 में हो रहा है ये, 2 साल में। उज्बेकिस्तान इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है जी, सिग्निफिकेंस क्या है उज्बेकिस्तान की, इंपॉर्टेंस मतलब महत्व क्या है? उज्बेकिस्तान इज ए इंपॉर्टेंट टू इंडिया फॉर सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशियन रीजन। देखो जी, सेंट्रल एशियन रीजन में पड़ता है उज्बेकिस्तान, और अगर इसे कनेक्टिविटी करनी है इंडिया को, तो उज्बेकिस्तान बीच में ही पड़ता है, तो कनेक्टिविटी के लिए भी और सिक्योरिटी के लिए भी, मान लो ऑयल वगैरह सिक्योरिटी के लिए, कैसे ऑयल वगैरह मंगाना है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, और या फिर टेररिज्म जो एक्टिविटी है उसको रोकने के लिए, जैसे पाकिस्तान से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करती हैं जी टेररिस्ट एक्टिविटी। तो ये देखो जी, यहाँ से अगर मान लो इंडिया की प्रेजेंस रहेगी यहाँ पे, तो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान से मान लो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए कुछ स्टेप ले सकता है इंडिया, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और ईरान से होकर गुजरना पड़ता है जी इसको, अगर उज्बेकिस्तान में जाना है तो। और जैसे अफगानिस्तान को काउंटर करके भी इंडिया जा सकता है जी उज्बेकिस्तान में। देखो यहाँ पे देखो जी आप, ये इंडिया है जी अपना, हिंदुस्तान यहाँ पे। अगर मान लो आपको अफगानिस्तान में नहीं जाना, यहाँ से शिप से जाएंगे समुद्र से, और अब अफगानिस्तान के जरिए उज्बेकिस्तान में जा सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान को बाईपास करना है तो ईरान के जरिए भी, तुर्कमेनिस्तान के जरिए हम जा सकते हैं उज्बेकिस्तान में। तो ये अफगानिस्तान को काउंटर करके, मतलब बाईपास करके, इंडिया कनेक्टिविटी कर सकता है जी उज्बेकिस्तान के जरिए। तो इसलिए ये क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न स्टेमिंग फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट इन अफगानिस्तान इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस फॉर इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन सेंट्रल एशिया। इंडिया के लिए क्या है, सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है ना, तो इंडिया के लिए एक मेजर चैलेंज है जी ये सेंट्रल एशिया में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना डिक्लेरेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को। यूनेस्को आपको पता है जी क्या है, एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, यूनेस्को।
ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करती है जी। वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको डिक्लेयर करती है? जिसकी भी मान लो कोई ऐसी जगह है, प्लेस है, साइट है या मोनूमेंट्स है जी, कोई विरासत है, कोई बिल्डिंग है जिसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करती है। जैसे ताजमहल है जी, इंडिया में ताजमहल, उसको डिक्लेयर किया हुआ है, इसने घोषित किया हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल हिंदी में बोलते हैं जिसे। अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या कहा है जी, अभी न्यूज में इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कहा है कि धौलावीरा साइट है जी, कहाँ पे? गुजरात में। एक हड़प्पन साइट है, आपने पढ़ा होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन के चैप्टर पढ़ा होगा तो। ये इसका नॉमिनेशन सबमिट कर दिया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए 2019-20 में। होता क्या है, मान लो किसी को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करना है, तो जैसे मान लो इंडिया को करना है तो यूनेस्को में उसका नॉमिनेशन भेजती है, नामांकित करती है जी, यूनेस्को को भेजती है लिस्ट कि भाई साहब यूनेस्को, आप हमारी ये साइट इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस है जी इनकी, और आपको इनको डिक्लेयर कर दो। फिर यूनेस्को उनके देखता है करना है या नहीं करना। तो ये धौलावीरा को इंडिया ने भेज दिया है। दूसरा, एक और नॉमिनेशन दिया जी 2021 और 22 के लिए। कौन सा? एक शांति निकेतन दिया जी। ये कहाँ पे? ये वेस्ट बंगाल में जी, शांति निकेतन। आपने वो सुना होगा ना, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एस्टेब्लिश की थी, स्थापित की थी, वो ये शांति निकेतन। दूसरा, सैक्रेड एनसेम्बल ऑफ होयसाल। ये होयसाल एक डायनेस्टी थी जी, कुल वंश, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो उसका एक मोनूमेंट्स है जी, बिल्डिंग टाइप है, सैक्रेड एनसेम्बल उसका नाम है। तो इन दोनों साइट को अभी भेजा है यूनेस्को में कि भाई साहब इन्हें देखो आप, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है इनकी, और इन्हें डिक्लेयर करो। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। अब इंडिया में एट प्रेजेंटली कितनी साइट हैं जो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की हुई हैं? अभी 38 साइट हैं जी इंडिया में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। अब इंडिया इसके साथ साथ 38 के साथ इंडिया में क्या है, इंडिया हैज़ 42 साइट्स लिस्टेड अंडर टेंटेटिव लिस्ट। ये क्या जी टेंटेटिव लिस्ट? देखो जी, किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करवाना है ना यूनेस्को से, तो उसे उससे पहले अभी जैसे इंडिया ने भेजा है, शांति निकेतन भेजा है, और ये भेजा हुआ है साल का सेक्रेड एनसेम्बल, और आपका भेजा है कौन सा, धौलावीरा की साइट भेजी है। तो इससे पहले क्या है, वो उसे टेंटेटिव लिस्ट होती है जी, एक लिस्ट होती है इंडिया की, टेंटेटिव लिस्ट बोलते हैं उसे। उसमें डालना पड़ता है कि आगे इसे हम यूनेस्को को भेजेंगे कि इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस है इसकी, और इसे आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करो। समझ गए? तो अभी इंडिया ने कितनी डिक्लेयर कर रखी है ऐसी साइट? 42 साइट हैं जी टेंटेटिव लिस्ट में, जिन्हें आगे यूनेस्को को वो ट्रांसफर कर सकता है, भेज सकता है कि आप इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दीजिए, स्टेटस दीजिए। अभी जो 38 साइट हैं ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसमें से क्या है, 30 साइट हैं जो कल्चरल साइट हैं, और 7 साइट हैं वो कौन सी हैं, नेचुरल साइट हैं जी, प्राकृतिक साइट हैं, जगह हैं, और 1 मिक्स्ड साइट है जी। एक ही साइट है इंडिया में जो मिक्स्ड साइट है जी, मिश्रित स्थल। अब ये 30 साइट कौन कौन सी जी? आगरा का फोर्ट है जी, आगरा का फोर्ट, ये आगरा में जी, आगरा का किला, ये 1983 में जो इनके ब्रैकेट में लिखा जी, उस ईयर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने, ये है। अजंता केव्स है जी, अजंता की गुफाएं, ये आपको पता होगा महाराष्ट्र में जी, ये भी 1983 में डिक्लेयर किया था। एक आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा जी, महावीरा एट नालंदा बिहार में जी, ये 2016 में किया था। बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स है जी एट सांची, ये 1989 में किया था जी। चंपा, ये चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट है जी आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये फॉर्मली विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जानते हैं जी इसे, ये 2004 में डिक्लेयर किया था जी। चर्चिज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, गोवा के चर्च को डिक्लेयर कर रखा है जी। एलिफेंटा केव्स है जी, एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में। अलोरा की केव्स हैं जी, अलोरा की गुफाएं। फतेहपुर सीकरी को क्या हुआ है, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल को किया जी। अब इसके ब्रैकेट में 2 साल लिखे हुए जी, 2 ईयर, तो आपको कन्फ्यूजन हो होगा कि ये 2 क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि जी ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, इसमें 3 कैटेगरी हैं जी, 3 आते हैं इसमें टेम्पल, और उन तीनों टेम्पल को जी मतलब उनमें से एक को पहले किया और बाद में किया जी दूसरे को। इसमें कौन कौन से टेम्पल आते हैं जी ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल में? एक तो बृहदेश्वर का टेम्पल है जी, बृहदेश्वर का टेम्पल है, ये थंजावुर में है। और 2 बाकी के 2 जी गंगई कोंडा चोलापुरम, गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल है जी। और एक आपका जी अरावतेश्वर टेम्पल है जी, ये कहाँ पे आता है, दारासुरम में जी। तो इसमें इसलिए एक को पहले एक को बाद में, इसलिए 2 ईयर लिखे हुए हैं इसमें। एक है जी आपका बृहदेश्वर और अरावतेश्वर टेम्पल, ये इसी के पार्ट हैं जी, ये डिक्लेयर किए थे जी हाँ इसमें। और ग्रुप ऑफ, इसमें देखो जी ये बृहदेश्वर और अरावतेश्वर टेम्पल, ये 2 डिक्लेयर किए थे 1987 में, 2004 में। और जो गंगईकोंडा चोलापुरम है, ये ग्रेट लिविंग का पार्ट है, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसमें 2 ही है।
ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी पे जी, हम्पी में कुछ मोनूमेंट्स हैं जी, ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स हैं। मोनूमेंट्स का मतलब है जी विरासत, बिल्डिंग वगैरह ही मान लो आप। ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में भी डिक्लेयर किया हुआ है जी। पट्टाडकल में मोनूमेंट्स डिक्लेयर किया हुआ है। हिल्स फोर्ट ऑफ राजस्थान, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क को डिक्लेयर किया हुआ है। हुमायूं टॉम्ब है जी दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा। जयपुर सिटी को डिक्लेयर किया हुआ है जी, जयपुर सिटी को राजस्थान में। खजुराहो, खजुराहो ग्रुप को डिक्लेयर किया हुआ जी एमपी में मोनूमेंट्स को। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया में है जी बिहार में, इसको डिक्लेयर किया हुआ है। मोनूमेंट रेलवे ऑफ इंडिया, सॉरी माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, माउंटेन रेलवेज का मतलब है जी माउंटेन पे, पहाड़ी पे रेलवे लाइन बनी हुई है, उसको डिक्लेयर किया हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन कौन सी है जी इसमें, इसमें आती है जी एक तो दार्जिलिंग की हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। एक नीलगिरी की माउंटेन पे बनी हुई है जी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, उस पर रेलवे लाइन, ये कहाँ पे, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे जी नीलगिरी, आपको पता ही होगा। और एक कालका शिमला रेलवे लाइन को क्या हुआ, कालका शिमला कहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश में जी। नेक्स्ट है जी रानी की वाव, ये 2014 में डिक्लेयर किया था, ये पटन गुजरात में है जी। इसे क्वीन स्टेप वेल भी बोलती हैं। ये रानी की वाव स्टेप वेल ऐसा है जी, एक सीढ़ियाँ बनी हुई जी, सीढ़ियाँ बनी हुई, ये जैसे यहाँ पे क्या जी एक वेल कुआ टाइप में है, और इस पर सीढ़ियाँ बनी हुई है, ये यहाँ से सीढ़ियों से जा सकते हैं जी नीचे, समझे, इसलिए इसका नाम है क्वीन स्टेप वेल। रेड फोर्ट है जी, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स को डिक्लेयर किया हुआ, लाल किले को। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, कुतुब मीनार दिल्ली में। ताजमहल को क्या हुआ है, आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बूशर। जंतर मंतर, जयपुर के जंतर मंतर को क्या हुआ है, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई, इसको डिक्लेयर किया हुआ है। अब नेचुरल साइट हैं जी 7, को कौन कौन सी हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन, ये क्या हुआ है जी। काजीरंगा नेशनल पार्क क्या हुआ है, केवला देव नेशनल पार्क क्या हुआ है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या हुआ है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, इनको डिक्लेयर किया जी। सुंदरबन नेशनल पार्क और वेस्टर्न घाट, ये डिक्लेयर किया है जी। अब जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट है जी एक, वो उसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये 2016 में किया जी, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। अब इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती कौन सी है जी, वो साइट होती है जो क्या है नेचुरल हो या मैन मेड हो, कोई भी साइट जिनका कोई इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो, महत्व हो जी इंटरनेशनली उनकी, कोई उनके लिए क्या है स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है। अब जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है ना यूनेस्को, तो क्या है उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है, उन्हें संरक्षित किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, इसलिए इनकी अहमियत है। जो साइट होती है जी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है कौन, यूएन और यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूनेस्को बोलते हैं, यूनेस्को की फुल फॉर्म है ये। यूनेस्को ऐसा मानता है, बिलीव दैट साइट्स क्लासिफाइड एज वर्ल्ड हेरिटेज आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमनिटी। जो भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है यूनेस्को, वो ह्यूमनिटी के लिए, मानवता के लिए इंपॉर्टेंट रखती है जी, चाहे कल्चरली इंपॉर्टेंस हो या उनकी, या फिजिकल सिग्निफिकेंस हो कोई। इसके की इफेक्ट्स और क्या है जी, जो लिस्ट है ये, इसे मेंटेन कौन करता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है, इसकी एक कमेटी है जी, यूनेस्को की कमेटी है जिसका नाम है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। इसका एक प्रोग्राम है इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, इसके अंदर ये वर्ल्ड हेरिटेज की जो लिस्ट है ना साइट की, ये मेंटेन करता है इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, जिसे कौन एडमिनिस्टर कौन करता है, किसके अंदर है ये, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है जी, उसका प्रोग्राम है ये। इसमें जो यूनेस्को के, ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है ना, इसमें कितने मेंबर हैं, 21 मेंबर होते हैं इसमें, और इन्हें इलेक्ट कौन करता है, इलेक्ट करता है, इनका चुनाव होता है जी, जनरल असेंबली करती है यूनाइटेड नेशन की। अब जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये जब डिक्लेयर कर दी जाती है, मान लो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो वो जो जिसकी भी स्टेट की पार्ट, मतलब पार्ट है, एरिया है, मान लो ताजमहल को डिक्लेयर कर दिया जी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो इंडिया का ही पार्ट रहेगा, टेरिटरी इंडिया का ही एरिया रहेगा वो, लेकिन उसमें क्या है, यूनेस्को उसे एज ए इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए इंटरेस्ट है जी, वो मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंस है उसकी, तो बस उसे प्रिजर्व करने के लिए साइट को डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन रहती उसी देश का पार्ट है, ऐसा नहीं है कि यूनेस्को का पार्ट बन गया तो अब वो मतलब इंटरनेशनल, मतलब हमारी टेरिटरी नहीं रही इंडिया की, जैसे डिक्लेयर कर दिया तो। और किसी भी साइट को मान लो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर होना है, तो उसे उसका कोई मतलब ऐसे क्लासिफाइड होना चाहिए कि उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, या तो जोग्राफिकली हो, हिस्टोरिकली हो, मतलब ऐतिहासिक रूप में कोई हो, जैसे कोई बिल्डिंग है जैसे ताजमहल जी, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है उसकी, या कोई स्पेशल कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस हो, तभी उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस है जी डिक्लेयर करने का। अब चलते हैं जी नेक्स्ट न्यूज़ पे, यही था इसके बारे में। नेक्स्ट है जी अपनी, नेक्स्ट क्या है,
यूनियन दिशा बिल है जी। ये दिशा कौन सी गवर्नमेंट का जी? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का है। स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पेसिफाइड ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। जो भी स्पेशल ऑफेंस का मतलब है जी अपराध होते हैं ना महिला और बच्चों के अगेंस्ट विरुद्ध, उनके लिए स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश किए जाएंगे इस एक्ट के जरिए। अगर ये एक्ट बन गया, कानून बन गया, ये बिल अभी बिल है जी, अभी पेश किया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने लोकसभा में इन्फॉर्म किया इस बिल के बारे में, जो आंध्र प्रदेश का बिल है। तो इसमें क्या है, कंसल्टेशन किया है इस बिल के बारे में, इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन। इंटर मिनिस्ट्रियल का मतलब है, मतलब जो जो मिनिस्ट्री इससे इन्वॉल्व है, जैसे वुमेन चाइल्ड चिल्ड्रन मिनिस्ट्री है जी, जो भी मिनिस्ट्री है, उन्होंने कंसल्टेशन किया है इसके बारे में, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। ये बिल क्या है, जो भी रेप विक्टिम मतलब रेप करते हैं जो लोग या गैंग रेप करते हैं, उनको डेथ पेनल्टी देगा जी। ये डेथ पेनल्टी का मतलब है मृत्यु की सज़ा, पेनल्टी मतलब सज़ा, पनिशमेंट, उन्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा, ऐसे प्रोविज़न है जी इसमें। अब बैकग्राउंड समझते हैं जी। ये बिल है जो आंध्र प्रदेश की असेंबली है जी, जो उसने पास किया। पास करने के बाद वहाँ के लेजिस्लेचर ने इसको गवर्नर को दे दिया जी। गवर्नर के पास भेजते हैं ना, जब स्टेट की लेजिस्लेचर मान लो पास कर दे विधानसभा, तो फिर कहाँ पे भेजते हैं? गवर्नर के पास। उसकी असेंट चाहिए ना, सहमति, तभी तो कोई बिल बनेगा, बिल एक्ट बनेगा, कानून बनेगा किसी स्टेट में। लेकिन ये बिल है ना जो गवर्नर ने भेज दिया किसके पास? प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, प्रेसिडेंट के असेंट के साथ। क्योंकि प्रेसिडेंट मान लो कोई भी बिल मान लो भेज दी है, स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर को कोई बिल भेजती है, तो गवर्नर के पास ऑप्शन होता है जी, डिस्क्रिशन होती है, तो बिल को विदहोल्ड कर दे या फिर रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दे, या फिर वो प्रेसिडेंट के पास भी रिजर्व कर सकता है, बिल को प्रेसिडेंट को भेज सकता है कि उसे लगे कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बिल है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंस है इसमें, तो ये प्रेसिडेंट को भेज देता है कि आप इस बिल को असेंट दो, सहमति दो। तो प्रेसिडेंट देखते हैं फिर उस बिल को। अब ये कौन से आर्टिकल में पावर है जी गवर्नर को? क्या संविधान में कोई आर्टिकल दिया हुआ है? उसका जवाब है यस, आर्टिकल 200 दिया हुआ है जी। आर्टिकल 200 में ऐसा कहा गया गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट को वो बिल रिजर्व कर सकता है, कोई स्टेट का बिल। तो इसने आर्टिकल 200 के अंदर रिजर्व किया इस बिल को। अब बिल अगर प्रेसिडेंट के पास आ गया तो जी जो भी मान लीजिए जिसके रिगार्डिंग भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से रिलेटेड उसमें प्रोविजन है, तो वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट उसको कंसल्ट करती हैं जी उस बिल को। तो वही प्रोसेस चल रहा है इसका भी। अब इस बिल के क्या क्या की फीचर्स हैं वो देखते हैं जी। एक तो देख लिया कि रेप जो करता है जी, बलात्कार करे कोई भी या गैंग रेप करे, उसको डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। दूसरा इसमें क्या क्या फीचर्स हैं जी, विशेषताएं इसकी। इसने क्या है, जो भी इन्वेस्टिगेशन का टाइम है ना, मान लो कोई रेप हुआ जी या कुछ ऐसा चिल्ड्रन या वुमन के साथ कोई भी ऑफेंस हुआ, ऑफेंस मतलब अपराध हुआ जी, क्राइम हुआ कोई भी उनके साथ, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जी, एफआईआर दर्ज करा दी, उसके एफआईआर दर्ज कराई और 7 डेज के अंदर अंदर विद इन 7 डेज इन्वेस्टिगेशन होगी जी। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच होगी कि हाँ ये जो भी लगाया जी अब आरोप ये सही है या नहीं है। फिर ट्रायल होगी जी इन 14 वर्किंग डेज में। ट्रायल का मतलब है जी वो प्रोसेस, मान लो जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी तो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है पुलिस। उसके बाद क्या है, कोर्ट देखती है एविडेंसेस, एविडेंस का मतलब है प्रूफ, देखती है जी सबूत, सबूत देखती है, उसके बेस पे गिल्टी उसे डिक्लेयर करती है। गिल्टी का मतलब दोषी, दोषी डिक्लेयर करती है कि हाँ इसने अपराध किया और इसे सजा दी जाए। ये सारे प्रोसेस को बोलते हैं ट्रायल, जो कोर्ट में प्रोसेस होता है कि उसे गिल्टी साबित करने के लिए। तो 14 डेज के अंदर 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 हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आप टालते जा रहे हो, डिले करते जा रहे हो, कि जैसा आपने सुना होगा ना तारीख पे तारीख मिलती जा रही है लेकिन न्याय नहीं मिल रहा, तो वो चीज़ नहीं चलेगी जी। तो ट्रायल 14 डेज के अंदर होना चाहिए, इस बिल में है। मतलब टोटल जितना भी प्रोसेस है वो पहले 4 मंथ में था जी, अब तक कि 4 महीने के अंदर वो मतलब जो भी मान लो रेप का केस है, किसी महिला चिल्ड्रन के अगेंस्ट कोई भी अपराध हुआ है, तो 4 महीने के अंदर वो केस सॉल्व होना चाहिए। लेकिन अब ये 21 डेज कर दिया टोटल टाइम, 7 डेज का इन्वेस्टिगेशन का, 14 डेज का वर्किंग डेज का। अब इसमें इम्प्रीजनमेंट जी, लाइफ इम्प्रीजनमेंट भी हो सकता है जी, आजीवन कारावास भी हो सकता है उसे, अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंसेज है जी अगेंस्ट चिल्ड्रन। और इंक्लूडिंग ये सेक्शन कौन से सेक्शन में दिया जी, सेक्शन 354F और 354G, ये आईपीसी के सेक्शन है जी। आईपीसी की सेक्शन का मतलब है जी प्रोविजन है इसमें, उसमें लिखे हुए हैं लिस्टेज, उसके इतनी नंबर लिस्ट पे ये दिया हुआ है कि उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ये आईपीसी क्या है, इंडियन पिनल कोड है जी, जिसमें लिखे हुए होते हैं ऑफेंसेस के बारे में क्या क्या सज़ा देनी है, पता ही होगा आपको ये तो। अगर मान लो किसी वुमेंस को हरासमेंट किया जाता है, वुमेंस का, या फिर डिजिटल मीडिया पे उसका हरासमेंट का मतलब है जी किसी वुमेंस को, महिला को सताया जाता है, कि जैसे मान लो उसकी कोई मान लो तस्वीर डाल के कुछ
अनवांटेड पिक्चर्स वगैरह डाल के उसे हरासमेंट किया जाता है, तो इसके लिए 2 साल की सज़ा हो सकती है जी किसी को। अगर मान लो डिजिटली आप इंटरनेट पे किसी महिला को परेशान करोगे तो 2 साल की सज़ा हो सकती है फर्स्ट टाइम में। अगर दोबारा करोगे तो सेकंड टाइम में 4 साल की सज़ा हो सकती है जी। तो इसमें ये प्रोविज़न है जी। बिल के अनुसार क्या है, जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है वो इसके लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक रजिस्टर एस्टेब्लिश करेगी, मतलब एक रजिस्टर बनाएगी। जैसे आप कॉपी में नोटबुक में नोट करते हो ना जी कोई भी करंट अफेयर वगैरह की, ऐसे रजिस्टर होगा इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट पे। उसमें क्या है, जितने भी वुमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड जितने भी वो हैं अपराध, उनको रजिस्टर किया जाएगा उसमें। इस रजिस्टर का नाम होगा वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफेंडर रजिस्ट्री, जिसको क्या है पब्लिकली रखा गया है। रजिस्ट्री जो रजिस्ट्री होगी विल बी मेड पब्लिक, मतलब पब्लिक देख सकती है किसने क्या अपराध किया, वो ये पब्लिक में रखा जाएगा, इंटरनेट के जरिए आप देख सकते हो। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो भी इनको लिए भी अवेलेबल होगा। मतलब मान लो अगर किसी आदमी को इन्वेस्टिगेशन करनी है किसके रिगार्डिंग, जैसे मान लो जी पुलिस को करनी है या कोई भी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जी, CID या CBI या कुछ किसी को भी करनी है, तो वो इस रजिस्ट्री पर जाकर इंटरनेट के जरिए देख सकती है। गवर्नमेंट क्या है जी, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश करेगा जी। इनके लिए स्पेशल कोर्ट होंगे जी इन ईच डिस्ट्रिक्ट। आंध्र प्रदेश क्या है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल कोर्ट करेगा टू इंश्योर स्पीडी ट्रायल, मतलब जल्दी से जल्दी ये केस का निपटारा हो सके, उसके लिए स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश किए जाएंगे। इंक्लूडिंग मान लो किस किस के लिए किए जाएंगे जी, कोई भी ऐसे ऑफेंसेज अपराध अगेंस्ट वुमन या चिल्ड्रन हो, इंक्लूडिंग रेप हो जी, एसिड अटैक्स हो या स्टॉकिंग हो, वॉयरिज्म हो या सोशल मीडिया हरासमेंट का केस हो जी, या कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट का केस हो, या फिर और ऑल केसेस अंडर पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट है जी चिल्ड्रंस के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस होते हैं ना अपराध, उनके लिए एक्ट बनाया हुआ है पॉक्सो एक्ट। गवर्नमेंट क्या है, एक स्पेशल पुलिस टीम भी एस्टेब्लिश करेगी जी, मतलब पुलिस के ही कुछ पर्सनल होंगे और स्पेशल पुलिस टीम बना दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये क्या करेगी, जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल पुलिस होगी टीम, इसे DSP हेड करेंगे। DSP होते हैं ना, डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो हेड करेंगे। और जितने भी ये क्या है, जितने भी वुमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेज होंगे अपराध होंगे उनका इन्वेस्टिगेशन करेंगी जी ये टीम, जो स्पेशल पुलिस टीम है उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। गवर्नमेंट क्या है, एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट करेगी जी, किसके लिए, स्पेशल कोर्ट के लिए। ये प्रोसिक्यूटर का मतलब है जी लॉयर, समझ लो जी अब लॉयर, वकील, एडवोकेट डिक्लेयर, मतलब उसके लिए जो भी मान लो स्पेशल कोर्ट होंगे एक एडवोकेट होगा, ताकि मान लो जो भी केस आए वो प्रोसिक्यूटर उस केस को चिल्ड्रन या वुमेन्स के बिहाफ से उस केस को फाइट करेगा, लड़ेगा। तो यही था जी इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा पीनल फ्लैग सेंटर्स मीगर पेंशन। अभी क्या है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट, ये कमेटी है जी पार्लियामेंट की। क्या है, पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा से मिलकर कोई मेंबर कमेटी बनाते हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी है रूरल डेवलपमेंट में, कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका विकास कैसे किया जाए, उसके लिए एक कमेटी है। ये इसने क्या है, रिपोर्ट सबमिट की है अभी लोकसभा में इसने, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। ये मीगर का क्या मतलब है जी, मीगर का मतलब है ये पैनल फ्लैग सेंटर मीगर पेंशन। इस जो स्टैंडिंग कमेटी इसने रिपोर्ट दी है कि जो पेंशन मिलती है ना, बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, विधवा को, विडोज़ को पेंशन मिलती है, तो वो पेंशन मीगर का मतलब कम है, लेस कम है जी बहुत। तो ये इसने रिपोर्ट में कहा है। रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है इसने कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इंक्रीज करनी चाहिए जी ये पेंशन, जो सिटीजन्स को मिलती है, सीनियर सिटीजन्स को, मतलब बुजुर्ग लोगों को, विडोज़ को मिलती है जी, विधवा को, या डिसेबल्ड पीपल को, कोई क्या है हैंडीकैप्ड पर्सन है जी उसको भी मिलती है पेंशन। इसको ये कौन से प्रोग्राम है जी ऐसा गवर्नमेंट का जो मिलती है, ये प्रोग्राम ये जी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है जी, जिसके अंतर्गत 200 से लेकर 500 तक पेंशन मिलती है पर मंथ इस स्कीम के अंतर्गत। इसने क्या कहा है, इस रिपोर्ट ने, जो रूरल डेवलपमेंट पे रिपोर्ट बनाई गई थी जी ये कमेटी ने, उसने कहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट मिलता है ना जी, वेजेज मिलते हैं, मजदूरी मिलती है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए मनरेगा स्कीम के अंतर्गत, उसके साथ भी क्या है, उसके साथ भी ये बिल्कुल कम वेजेज है जी। मतलब जैसे मान लो मनरेगा में जो वेज मिलती है, मजदूरी मिलती है, उसके हिसाब से भी पेंशन है बहुत कम है जी। बल्कि मनरेगा में तो कितनी वो मिलती है, पर डे के हिसाब से मिलता है ना जी, और इसमें तो महीने से 200 से 500 ही मिलती है। तो ये भी अनएम्प्लॉयमेंट जो होते हैं उनको मिलती है ना ये मनरेगा के हिसाब से, जो भी बेरोजगार होते हैं उनको मिलती है ना ये वेजेस, मजदूरी। या तो वो काम करेंगे, अगर काम नहीं देगी गवर्नमेंट तो उन्हें फिर भी पैसा देना पड़ता है मनरेगा के अंतर्गत। तो ये रिपोर्ट में यही कहा है, मनरेगा से भी कम है ये, उन्हें ज़्यादा असिस्टेंस दी जाए। अब ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है क्या,
ये जी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसे इंप्लीमेंट करती है। इसमें इसके अंतर्गत क्या है, कुछ पैसा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ स्टेट गवर्नमेंट। जैसे आपने देखा होगा हर स्टेट में क्या है, पेंशन जो मिलती है विडोज़ को, विधवाओं को या सीनियर सिटीजन को, बुजुर्गों को मिलती है जी, जो अलग अलग होती है हर स्टेट में। किसी में 2000, किसी में 3000, किसी में 1500, 1500 पर मंथ मिलती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देती है फिर, 200 से लेकर 500 रुपये तक ही देती है। बाकी के पैसा कौन मिलाती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है जी अपने अपने पास से। तो इसमें ये कहा जी, जो ये मान लो ये जो असिस्टेंस दी जाती है जी, कौन से आर्टिकल में दी जाती है जी, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है? बिल्कुल है जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में है। डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट प्रिंसिपल, स्टेट के राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। इसमें आर्टिकल 41 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि ये स्टेट गवर्नमेंट या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है क्या, द स्टेट टू प्रोवाइड ए पब्लिक असिस्टेंस टू द सिटीजन्स in case of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want within the limit of its economic capacity and development। ये कहता है जी कि जो गवर्नमेंट है वो अपने सिटीजन को, अपने नागरिक को क्या है, अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार हैं, तो उनको भत्ता देगी जी, पैसा देगी पेंशन के रूप में, या फिर ओल्ड एज में देगी जी, या फिर कोई बीमार है या फिर डिसेबल है, उस केस में सहायता करेगी। तो इसी आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम चलाया गया इसके लिए, आर्टिकल को मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए। इसका ये है जी, फिनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है जी, वित्तीय सहायता, पैसा दिया जाता है पेंशन में, ये तो पता ही होगा। ये कौन कौन को कवर करता है, बीपीएल फैमिलीज को कवर करता है जी, जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल होते हैं। ये लगभग 80 लाख विडोज़ को कवर करता है, 10 लाख डिसेबल्ड लोगों को, 2.2 करोड़ जो बुजुर्ग लोग हैं जी उनको। इसमें 5 स्कीम और है जी, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर 5 स्कीम है जो चल रही है। कौन कौन सी स्कीम है, एक तो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इसमें बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इसमें विधवा लोगों को पेंशन दी जाती है, विधवा मतलब जो औरतें होती हैं जी। इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, और एक है जी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और अन्नपूर्णा। ये 5 स्कीम है जी इसके अंतर्गत जो चलाई जाती हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन डिले इन सेटिंग अप इन्वायरमेंट रेगुलेटर। सुप्रीम कोर्ट से गवर्नमेंट ने पूछा है कि भाई साहब आप इन्वायरमेंट रेगुलेटर अपॉइंट क्यों नहीं कर देते, क्यों देरी कर रहे हो आप बनाने में। इन्वायरमेंटल रेगुलेटर क्या होता है जी, मान लो कि कोई आपको बिल्डिंग बनानी है या रोड बनाना है कोई भी, तो क्या है, इन्वायरमेंटल रेगुलेटर होगा, एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर होगा जी, एक मान लो आदमी है जी, उसको इन्वायरमेंटल रेगुलेटर बना दिया जी, ये ऑफिसर है जी एक। ये क्या करेगा, मान लो कोई प्रोजेक्ट बनाना, आपको बिल्डिंग बनानी है, यहाँ पे जंगल खड़े हैं, ये जंगल काटना, आपको रोड बनाना है, फॉरेस्ट है जी, तो इससे इन्वायरमेंट रेगुलेटर से आपको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, मतलब उससे अनुमति लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी, उसकी परमिशन देगा, ये कहेगा कि हाँ भाई साहब इससे इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं है और इसके लिए आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी इनिशिएटिव ले रहे हो, अगर आप रोड बना रहे हो तो ये क्लियरेंस दे। ऐसा कुछ ऑफिस बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पूछा है गवर्नमेंट को, कहा है कि भाई साहब आप एक्सप्लेन करो, आपने अभी तक इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट रेगुलेटर क्यों अपॉइंट नहीं किया टू ओवरसी ग्रीन क्लियरेंस। ग्रीन क्लियरेंस का मतलब है जी कि जैसे मान लो ग्रीन प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देने के लिए कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, उसकी छानबीन करने के लिए, ओवरसी का मतलब है छानबीन, ये पहले छानबीन करेगा। मान लो कोई आप रोड बनाना चाहती है गवर्नमेंट, या फिर मान लो प्राइवेट प्लेयर्स को कोई गवर्नमेंट ने लीज पर दे दी, कोई जगह लैंड दे दी जो वहाँ पे कोई फैक्ट्री बनाना चाहता है, तो इन्वायरमेंट को कोई नुकसान तो नहीं है, ये सारी छानबीन करेगा जी। ये इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा, इंडिपेंडेंट का मतलब खुद ही फाइनल डिसीजन खुद लेगा, ये कहेगा कि कंपनी आपको बनानी है, लो जी क्लियरेंस दे दी तो बना सकते हैं। ऐसा कुछ ऑफिस बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं जी इसके बारे में। ये क्या जी, एक केस था 2011 का, सुप्रीम कोर्ट का केस का क्या नाम था, लफार्जे यूमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था जी, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं लफार्जे माइनिंग केस। इसमें कहा था, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई साहब आप सेटअप करो, सेटअप का मतलब है जी एस्टेब्लिश करो, बनाओ नेशनल इन्वायरमेंट के लिए रेगुलेटरी बॉडी, कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाओ जो इंडिपेंडेंटली क्या है, ग्रीन क्लियरेंस के लिए ओवरसी कर सके, छानबीन कर सके। ये इस केस में कहा था, ये केस आप याद रख सकते हो लफार्जे माइनिंग केस का। अब जो प्रपोज इन्वायरमेंट रेगुलेटर है उसके बारे में पढ़ लेते हैं जी, ये क्या है। देखो जी, जो इन्वायरमेंट रेगुलेटर है ये कौन से एक्ट के थ्रू बनाया जाएगा, ये सेटअप किया जा सकता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है जी 1986 का, इसके अंतर्गत रेगुलेटर सेटअप होगा, जो इसमें क्या है, विद ऑफिसेज
इन एज मैनी स्टेट्स एज पॉसिबल, मतलब इसके ऑफिस कई स्टेट में बनाए जा सकते हैं। इसके फंक्शन क्या होंगे जी? फंक्शन यही होंगे। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट अप्रेजल करेगा। अप्रेजल का मतलब है जी मूल्यांकन करेगा। जब भी आप मान लो इससे परमिशन लेने के जाओगे, फैक्ट्री वैक्ट्री बनाओगे, मान लो कोई कंपनी बनाना चाहती है, तो ये देखेगा उसे कि अप्रूवल करेगा, कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस देगा उसे। जैसे अभी क्या है जी, आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है। इसमें क्या करते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में? इसमें भी क्या है, जो ऑफिसर होते हैं वो देखते हैं कि इससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, तभी वो क्लियरेंस देते हैं। तो इसके लिए अभी रूल भी बनाए थे जिसमें चेंजेस किए थे 2020 में गवर्नमेंट ने, ये बहुत ही न्यूज़ में भी रहा था। तो इसी तरह से जी इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होगा। ये क्या करेगा? ये मॉनिटर करेगा इम्प्लीमेंटेशन को, जो कंडीशन है, मतलब कि जो भी मान लो आपने कोई बिल्डिंग वगैरह बनाई या रोड वगैरह बनाया, जो भी क्लियरेंस ली ना इस ऑफिसर से, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर से, तो फिर बाद में मॉनिटर भी करने जाएगा, छानबीन करने जाएगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जो प्रोजेक्ट का लागू हो रहा है, वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर मान लो उसकी वजह से कोई पॉल्यूशन हो रहा है जी, और उसने बोला कि पॉल्यूशन नहीं होगा यहाँ पे, और वो पॉल्यूशन कर रहा है जी वहाँ पे, तो उस पर पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है जी, इम्पोज पेनल्टी ऑन पॉल्यूटर्स। जो भी प्रदूषण फैलाएंगे जी उस पर पेनल्टी, पनिशमेंट दे सकता है जी उन्हें। अब इसकी पावर क्या होगी जी? जो पावर है रेगुलेटर की, वो क्या है? जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है ना 1998 की, उसको इम्प्लीमेंट करेगा जी ये रेगुलेटर, लागू करेगा इसको। अब ज़रूरत क्या है जी इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की? इसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इसलिए है जी, देखो, क्योंकि ग्रीन बेंच थी ना जो सुप्रीम कोर्ट की, ग्रीन बेंच का मतलब है जी एक ऐसी बेंच बैठती है जजों को मिला के, मतलब 2 या 3 जज होते हैं जी, उन जजों को मिला के जी एक वो डिसीजन किस पे देती है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिसीजन देती है, उसी को बोलते हैं ग्रीन बेंच। ये कोई हरी बेंच नहीं है, ग्रीन मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच। दो जो क्या करती है, फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यू होती है, उनको ऑलमोस्ट 2 डिकेड से ये देखती है जी, मतलब उन पर फैसला वैसला सुनाती है, डिसीजन देती है, वर्डिक्ट देती है अपना। ये बेंच क्या है? इसको हैज एक्सपीरियंस्ड मेजर प्रॉब्लम विद द वे ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस आर ग्रांटेड। मतलब जो बेंच होती है ना ये सुप्रीम कोर्ट की, ये इसको में एक्सपर्ट वगैरह होते हैं जिनको इन्वायरमेंट वगैरह की नॉलेज होती है, प्रॉब्लम वगैरह इन्वायरमेंट को क्या होगी इनके रिलेटेड सब कुछ। अब जो ये इट हैज़ टू डील with the poor environment impacts assessment report and had decision of forest advisory committee which recommends diversion of forest land for development project। इसे क्या है कि डील करना पड़ता है जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है ना, जो अभी इसके बारे में हमने देखा, अभी पढ़ा ऊपर। ये क्या होता है कि कोई भी मान लो वही सेम प्रोसीजर होता है, ये ऑफिसर छानबीन करते हैं कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान तो नहीं है। अगर कोई मान लो डेवलप करना चाहता है, रोड बनाना चाहता है, मोनूमेंट्स बनाना, मतलब बिल्डिंग बनाना चाहता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी, तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है जी जिसके ज़रिए ये छानबीन करते हैं कि कितना पॉल्यूशन होगा, क्या नुकसान होगा इन्वायरमेंट को। तो ये सारी छानबीन करने के लिए इससे डील करेगा ये। और जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी का डिसीजन है उसको देखेगा जी, और रिकमेंड करेगा कि इसने जो फॉरेस्ट का डाइवर्जन किया है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अनुमति दी है, उसकी सारी छानबीन करेगा जी इसमें ये। इट हैज़ फाउंड conflict of interest in the way an EIA report is prepared and forest area is identified, demarcated and finally diverted for non forest area। ये क्या करेगा? मान लो जी जो इसका काम है आपका, जो आपका ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होगा, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की बात हो रही है, ये क्या करेगा? इसलिए ज़रूरत है जी इसकी, क्योंकि मान लो अभी जो क्या है, जैसे प्रोजेक्ट दिए जी, यहाँ पे फॉरेस्ट था, पहले जंगल थे जी, ये काट के यहाँ पे नॉन फॉरेस्ट एरिया बना दिया, तो एक तो ये यहाँ से जंगल कट गए, और आपने नॉन फॉरेस्ट लैंड के लिए ये डाइवर्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे फैक्ट्री बनाओगे आप या रोड बनाओगे या कोई भी कंपनी डेवलप करोगे उसके लिए दे दिया। तो ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है जी, इसकी देखभाल करेगा। जो आप फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर देते हो ना नॉन फॉरेस्ट लैंड के लैंड में, मतलब उसके यूज के लिए, तो इसको क्या है इंस्पेक्ट करेगा, एक तरह से मॉनिटर करेगा कि आप सही तरीके से इसे दे रहे हो किसी को या नहीं दे रहे हो, कोई पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है इसकी वजह से। तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की ये ज़रूरत है जी। अब कोर्ट का व्यू क्या है जी? इन द कोर्ट व्यू देयर फॉर एन इंडिपेंडेंट नेशनल रेगुलेटर इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इसलिए क्या जो भी ये परेशानी है ना, जितनी भी मान लो फॉरेस्ट लैंड को आप नॉन फॉरेस्ट में ट्रांसफ़र करोगे, और जो EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट है जी, इसको छानबीन करने के लिए, और ये पॉलिसी है जी, जो पॉलिसी है नेशनल नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की, तो इसको इम्प्लीमेंट अच्छे से हो रहा नहीं हो रहा, इसलिए इस इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की ज़रूरत है।
तो इसी का कहना ये है सुप्रीम कोर्ट का कि आप इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाइए, एक ऑफिस बनाइए, गवर्नमेंट को कह रहा है ये। तो इसमें यही था जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से, जो मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था ये वाली न्यूज। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट अवार्ड जेल टर्म टू सिद्दीपेट कलेक्टर। ये हमने पहले भी कवर किया जी ये न्यूज़। अभी क्या है, तेलंगाना ने सिद्दीपेट एक जगह है जी, वहाँ पे कलेक्टर साहब हैं जो आईएएस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनको क्या है जेल टर्म अवार्ड करती है जी। अवार्ड मतलब उन्हें जेल में भेज दिया जी। किस लिए भेज दिया इनको, ये तेलंगाना का हाई कोर्ट है जी, उन्होंने सेंटेंस दे दिया, सज़ा दे दिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, जिसका नाम है पी वेंकट रमी रेड्डी। और स्पेशल डेप्यूटी कलेक्टर है जी किसके, इनका नाम है जयचंद्र रेड्डी। इनको किस लिए दे दिए जी, 3 से 4 महीने की इम्प्रीजनमेंट दे दी है जी। 3 महीने की कलेक्टर को, और स्पेशल डिप्यूटी कलेक्टर है उनको 4 महीने की। लैंड एक्विजिशन के केस में इशू क्या था, इशू ये था जी, इन्होंने क्या है किसानों की ज़मीन ले ली, फार्मर्स की। किसके लिए, यहाँ पे कुमारा वैली मलाना सागर रिजर्वेयर बनाया जा रहा है जी। रिजर्वेयर का मतलब मान लो जी टैंक, जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाएगा, डैम वगैरह बना के, बांध वगैरह बना के, और इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के लिए यूज होगा वो वाटर। ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर है, जो कमारा वैली मलाना सागर रिजर्वेयर है, ये कलेश्वरम प्रोजेक्ट है। जो किस पे बन रहा है, ये बन रहा है जी गोदावरी रिवर पे, गोदावरी नदी है उस पर बन रहा है ये कलेश्वर प्रोजेक्ट। ये भी क्या है, डैम वगैरह बना के वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए, इरिगेशन के लिए पानी इकट्ठा किया जाए, उसके लिए प्रोजेक्ट बना हुआ है जी कलेश्वरम। और ये कलेश्वरम प्रोजेक्ट है जी, ये गोदावरी नदी पर बनाया हुआ। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, गोदावरी रिवर ये निकलती है जी महाराष्ट्र के नासिक प्लेस से, नासिक के पास से निकलती है जी ये। अब जो कलेश्वरम प्रोजेक्ट है जी, ये देख लो आप, ये है जी कलेश्वरम जो भी है ये कलेश्वरम प्रोजेक्ट, ये बन रहा है जी। डैम वगैरह, पानी का रिजर्वेयर वगैरह मतलब स्टॉक हो जाएगा जी पानी का, यहाँ पे रिजर्वेयर टाइप होगा। और इसी के कलेश्वरम प्रोजेक्ट का ही पार्ट है ये कोमारा वैली मलाना सागर रिजर्वेयर। अब इशू क्या है, इशू यही है कि इन्होंने क्या है जमीन ले ली किसानों की, और उन्हें पैसे नहीं दी जी, कंपनसेशन नहीं दिया। मतलब लैंड एक्विजिशन एक्ट है जी 2013 का, 2013 का। इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर मान लो कोई भी किसान की ज़मीन लेगा, गवर्नमेंट लेगी, तो वो क्या है उसे कंपनसेशन देगी जी, मतलब पैसा देगी मार्केट रेट के हिसाब से। जो भी मार्केट रेट चल रहा है जी उससे ज़्यादा ही देगी, 5 टाइम्स, 3 टाइम्स या 5 टाइम्स, ऐसा इस एक्ट में लिखा हुआ है लैंड एक्विजिशन में। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ जी, और इन किसानों को ज़मीन के पैसे भी नहीं मिले जी, जो इनकी लैंड ले ली फोर्सिबली, इनसे फोर्सिबली मतलब बल के रूप में जी, इन्हें ज़बरदस्ती इनसे इनकी ज़मीन ले ली, और यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इसलिए इनको सज़ा दी है जी। तो इसमें यही था। आपको क्या है जी, ये जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन याद रखनी है बस, ये 2 लोकेशन इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे जी अपने। नेक्स्ट इशू क्या है, वायरस पासपोर्ट। ये क्या है वायरस पासपोर्ट, ये पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जी, जो चाइना ने लॉन्च किया। ये क्या होगा, एक तरह से हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जी, मतलब सर्टिफिकेट देगा कि आपको कोरोना कब हुआ था, कब नहीं हुआ था, इससे कोरोना से रिलेटेड इसमें सारी न्यूज़ होगी जी। मान लो कोई चाइना, ये चाइनीज इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए होगा। मान लो चाइना में कोई आना चाहता है, या चाइना से कोई बाहर विजिट करना चाहता है, उसके लिए ये एक डिजिटल सर्टिफिकेट होगा, मतलब आपके मोबाइल में सर्टिफिकेट होगा जी ये, जो क्या होगा, जिसमें सारी डिटेल होगी जी यूज़र के वैक्सीनेशन के बारे में, मतलब उसको वैक्सीन लगी है नहीं लगी है, या वायरस टेस्ट उसने कब कराया था, तो सारी डिटेल होंगी जी उसके बारे में, या उसको कोरोना कब हुआ कब नहीं हुआ, ये सारी डिटेल होंगी। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, चाइनीज़ डॉक्यूमेंट है, और ये कोई मैंडेटरी भी नहीं है जी। ये चाइनीज़ सिटीजन के लिए, ये अभी जो चाइना के नागरिक हैं जी उनके लिए, हमारे लिए कोई नहीं है। न्यूज़ में था तो मैं बता रहा हूँ बस। और क्या है, मैंडेटरी भी नहीं है, कोई अनिवार्य नहीं कि उन्हें बनाना है, तो उनकी मर्जी है जी, बनवाना चाहें नहीं, बस यही है इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। ये क्या है, ये रिसेंटली न्यूज़ में था जी, क्योंकि अभी इसे क्या है, इसे काम सौंपा गया है। इंटरेस्टेड का मतलब है जी सौंपना कुछ चीज़, इसे काम सौंपा गया है किसके लिए, इसे एमडी और डीएमडी होते हैं ना जी, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर या डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, किसके लिए, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जी। ये क्या है, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एक इंस्टीट्यूशन है जी। ये क्या है, लोन वगैरह प्रोवाइड करता है जी। मान लो किसी कंपनी को बोरो करना हो, उधार लेना हो, तो इस कंपनी से, ये इंस्टीट्यूशन है जी, ये मान लो एक बैंक है, एक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मान लो एक बैंक है, पैसा कोई कंपनी लेना चाहे इससे ले सकती है। तो इसका क्या है, इसका काम सौंप दिया गया अभी बैंक बोर्ड ब्यूरो को, ये देखेगा इसका कामकाज। तो ये क्या है, सेटअप किया गया था, जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देता है जी ये इंस्टीट्यूशन। तो अब ये जो है डीएफआई क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसियर है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन देगा। एक तरह से इसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बोला जा सकता है, क्योंकि ये
इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट करने के लिए लोन देता है। और ये जो पहले एक बनाया था जी इंडिया ने, कौन सा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये भी क्या है, जो भी मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना उसके लिए पैसा वगैरह देती है, लोन देती है। ये एक पाइपलाइन मतलब एक फंड है जी, ये फंड है जो लोन प्रोवाइड करती है। इस फंड से लोन वो लगा ले सकते हैं, ये कोई पाइपलाइन नहीं है, ये याद रखना है। तो इसी की तर्ज पे ये एक फंड है दूसरा जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो अब ये न्यूज़ में है जी बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसके बारे में पढ़ते हैं हम, बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में। ये गवर्नमेंट ने सेटअप किया था कब, फरवरी 2016 में, एज ए ऑटोनोमस बॉडी है जी, अपने डिसीजन खुद ले सकती है ऑटोनोमस बॉडी। ये किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया था बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये जी नायक कमेटी थी, आरबीआई ने अपॉइंट की थी, उसकी रिकमेंडेशन पे, सिफारिश पे बनाया था। ये किसका पार्ट है, इंद्रधनुष प्लान का भी पार्ट है। इंद्रधनुष प्लान क्या है जी, ये क्या है जी, आरबीआई का प्लान है। इसमें क्या है, ऐसे गवर्नमेंट आरबीआई मिलकर ऐसे स्टेप लेती हैं ताकि जो भी बैंक को घाटा हो रहा है ना, नुकसान हो रहा है, उसको फुलफिल किया जा सके, उसे कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। जैसे एनपीए बढ़ रहा है जी की बैंकों का, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, बैड लोन्स, मतलब एनपीए क्या होता है पता ही होगा ना, कोई लोन लेके चला जाए वापस नहीं करता उसे पर्टिकुलर डेज में, 90 या 180 डेज के अंदर अंदर उसे वापस नहीं करता, ना इंटरेस्ट देता ना मूलधन प्रिंसिपल देता है जी कुछ भी, तो वो हो जाता है एनपीए जी। तो उसके लिए चलाया गया था जी ये बैंकों की जो डेफिसिट है उसको रिड्यूस करने के लिए। उसी का पार्ट क्या है, ये बैंक बोर्ड ब्यूरो उसी के पार्ट है जी, ये मान लो आप। जो बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंडेशन करता है किसके लिए, जो बैंक के डायरेक्टर होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक होता है ना, गवर्नमेंट के जो बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई हो गया जी, एसबीआई, तो ये बैंक के इनके लिए डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए ये रिकमेंडेशन करता है, सिफारिश देता है। या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं, उनको अपॉइंट करना हो, या फिर स्टेट ऑन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके लिए भी डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की रिकमेंडेशन यही करता है कि आप इनको अपॉइंट कर दो। फिर अपॉइंट कौन करता है जी, नियुक्ति कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है जी, किसके साथ मिलके, ये कंसल्ट करता है पीएमओ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है जी, इससे कंसल्ट, फिर इन्हें अपॉइंट किया जाता है। मतलब जो पब्लिक सेक्टर बैंक के डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होते हैं उनका। अब इसमें कंपोजिशन कौन कौन होते हैं जिसके मेंबर बैंक बोर्ड ब्यूरो के, इसके में जी एक चेयरमैन होता है और 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। ये एक्स ऑफिशियो मेंबर वो होते हैं जी जो भी मान लो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज का सेक्रेटरी होगा जिस टाइम पे, वो इसका ऑलरेडी मेंबर बन जाएगा जी। दूसरा मेंबर होगा जी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस का जो सेक्रेटरी होगा वो इसका मेंबर होगा, और डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो इसका मेंबर बन जाएगा। तो 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं जिसके, और 5 एक्सपर्ट मेंबर होते हैं जी जिनको प्राइवेट सेक्टर से लिए जाते हैं जी, जिनको 5 एक्सपर्ट को। तो ये इसके बारे में चलते हैं जी नेक्स्ट पे। वन धन विकास केंद्र इनिशिएटिव क्या है जी, ये अभी न्यूज़ में क्यों है, इसके जी जो वन धन विकास केंद्र है लगभग 1770 एस्टेब्लिश कर चुके हैं अब तक सो फार इन 22 स्टेट्स में और 1 यूनियन टेरिटरी में। अब ये वन धन विकास केंद्र इनिशिएटिव है क्या, ये इनिशिएटिव है जी जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है जी, फॉरेस्ट से जो क्या है कुछ उत्पाद या प्रोडक्ट मिलते हैं ना, जैसे गोंद हो गया जी, गम ये वगैरह, या फूल पत्ते हो गए जी, इनको क्या है जो ट्राइबल पीपल हैं जी वो इकट्ठा करते हैं जी, गैदर, ट्राइबल गैदरर होते हैं या आर्टिजन होते हैं जी, ये इन्हें इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं जंगलों से, और इन्हें मतलब कुछ डेवलप करके जी इन्हें बेचते हैं, जिनसे इनकी लाइवलीहुड चलती है जी, इनको इनकम मिलती है, पैसा मिलता है, इनके जो लाइवलीहुड है इनसे चलती है। तो इसको MFVP को, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था कि वन धन विकास केंद्र बनाए जाएंगे। यहाँ पे क्या है, ये लोग अपना माल गुड्स वगैरह बेच सकते हैं जी, इन पे इनको प्रमोट किया जाएगा एक तरह से। ये ट्राइबल कम्युनिटी है जी, उसको प्रमोट करने के लिए चलाया गया था ताकि ग्रास रूट लेवल पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को प्रमोट किया जाए। अब इसके सिग्निफिकेंस यही है जी जो बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। इस इनिशिएटिव में क्या है जी, जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, नॉन टिम्बर का मतलब है जी जो लकड़ी को छोड़ के, जंगलों में जो लकड़ी होती है ना वुड, उसको बोलते हैं टिम्बर। टिम्बर को छोड़ के, क्या आप ऐसा नहीं है जंगलों से लकड़ी काटोगे, पेड़ काट के लेके आओगे, ट्रीज काट के लेके आओगे, नहीं नहीं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होना चाहिए। मान लो जंगलों में कुछ मान लो फ्रूट वगैरह ले आए आप, या फिर गम हो गया जी, या फिर और भी मिनरल्स वगैरह हो गए, तो ये चीज़ ला के आप क्या करोगे, तो इस वैल्यू को जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इसको 20% जो प्रेजेंटली क्या 20% तक यूज होती है, ये इसको 60% तक लेके जाना इसका टारगेट था वन धन विकास केंद्र का। इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है जी, वन धन विकास केंद्र स्कीम को लागू कौन करता है, इसे इंप्लीमेंट करता है जी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ये ट्राइबल अफेयर के मिनिस्ट्री इसे इंप्लीमेंट करती है, और एक नोडल डिपार्टमेंट है जी सेंट्रल लेवल पे, वो इंप्लीमेंट करता है, साथ में ट्राइफेड मिलके, ये ट्राइबल नोडल एजेंसी है सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। ट्राइफेड क्या है जी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ये कोऑपरेटिव है, थोड़ा देखेंगे इसके बारे में भी। अब नेशनल लेवल पे तो ये इसे इंप्लीमेंट करते हैं ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, ट्राइफेड और डिपार्टमेंट सेंट्रल लेवल पे,
मतलब डिपार्टमेंट सेंट्रल लेवल पे ये काम करता है, ट्रैवल मिनिस्ट्री, ट्रैवल अफेयर मिनिस्ट्री, और ट्राइफेड नेशनल लेवल पे जी। और स्टेट लेवल पे कौन काम करता है जी, स्टेट नोडल एजेंसी होती है जी एमएफपी के लिए, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये मिलके करते हैं जी इसे इम्प्लीमेंट। और लोकल लेवल पे जी केंद्र एस्टेब्लिश किए जाते हैं, जिसके लिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है जी, एक मैनेजिंग कमेटी होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप की। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब है जी, सेल्फ का मतलब है जी स्वयं, हेल्प का मतलब सहायता, और ग्रुप का मतलब समूह। मतलब ऐसे क्या है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होता इस ग्रुप में, इस समूह में। जैसे मान लो विलेज के लोग होंगे, गांव के लोग होंगे, वो एक समूह ग्रुप बना लेंगे, वो इसे इम्प्लीमेंट करेंगे जी। मतलब लोगों को बताएंगे जी आप वहाँ पे जाके अपना माल वगैरह बेचिए, इसको ऐसे प्रमोट करिए, ये सब इसमें होगा जी। अब इसमें कंपोजिशन क्या क्या होगी जी, इसमें क्या है जी, ट्राइफेड एस्टेब्लिश करेगी जी एमएफपी लेड मल्टीपर्पज वन धन विकास केंद्र। ये ट्राइफेड एस्टेब्लिश करती है जी, बनाती है, ये केंद्र बनाती है, जिसमें क्या है, क्लस्टर ऑफ 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप कंप्राइजिंग 30 ट्राइबल एमएफपी गैदरर ईच इन द ट्राइबल एरियाज। जिसमें क्या है, 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे, जिनमें जो 30 ट्राइबल, जो ऐसे लोग होंगे ट्राइबल लोग, जो क्या है जंगलों से इकट्ठा करके लाते हैं एमएफपी को, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, ट्राइबल एरियाज में सेटअप होंगे जी ये। अब ये ट्राइफेड क्या है जी, ट्राइफेड है जी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये एक नेशनल लेवल की कोऑपरेटिव बॉडी है, जो किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर ही काम करती है जी ये। इसे कब एस्टेब्लिश किया गया था, इसे 1984 में एक्ट है जी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, इसके अंतर्गत इसको बनाया गया था जी, एस्टेब्लिश किया गया था। अब इसे फाउंड 1987 में किया गया था जी इस एक्ट के जरिए। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर ये कोऑपरेटिव रजिस्टर है जी, एज ए कोऑपरेटिव 1987 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है जी, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन देख चुके हैं जी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर ये काम करता है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये पिछले 1-2 साल से जी, जब से इसमें क्या है 2019 में इस एक्ट में क्या है अमेंडमेंट किया था जी, संशोधन किया था। ये 1967 का एक्ट है, 1967 का। तब से इसमें क्या है संशोधन किया गया अमेंडमेंट, तब से ये न्यूज़ में है। अब अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जी एक लोकल कोर्ट है जी सूरत में, सूरत कहाँ पे, गुजरात में, इसने 122 पर्सन को एक्विटेड कर दिया। एक्विटेड का मतलब होता है जी बरी करना, दोष मुक्त करने देना। जैसे मान लो जिस पे आरोप लगे थे, ये इसके इस एक्ट के जरिए, इस एक्ट के अंतर्गत उनको बरी कर दिया है कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, आप आज़ाद हो। इसलिए ये न्यूज़ में है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के जरिए, इस एक्ट के अंडर ये अरेस्ट किए गए थे 122 पर्सन। इनको क्यों अरेस्ट किया गया था, इनको अरेस्ट किया गया था, ऐसा माना जा रहा था इन्होंने क्या है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये इस्लामिक मूवमेंट, ये क्या है, ये ग्रुप है लोगों का, ये इंडिया ने बैंड किया हुआ है, बैंड किया हुआ है इसको, ये ग्रुप है, इंडिया ने इसको पे प्रतिबंध लगाए हुए, बैन किया हुआ है। ये क्या है इलीगल एक्टिविटीज़ करता था, वायलेंस वगैरह फैलाता था। तो इन्होंने क्या है, ये 122% पे ये अपराध लगा था, इन पे ये आरोप लगा था कि इन्होंने इस जो ये ग्रुप है ना सिमी ग्रुप, इस ग्रुप के मेंबर हैं ये, और इसके साथ पार्टिसिपेशन किया है इन्होंने, और ये ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बैन है। तो ये आरोप लगा था, लेकिन अब ये साबित हो गया ये इसके कोई मेंबर नहीं है और इसके पार्ट नहीं थे, तो इन्हें बरी कर दिया गया। अब इन्हें बरी कर दिया गया, जब मान लो छोड़ दिया गया, जब इन्हें एक्विटल के बाद इन्होंने क्या है एक पिटीशन डाली जी, इन्होंने क्या कहा, जो अक्यूज थे और एक्टिविस्ट के साथ मिलके इन्होंने डिमांड किया कि भाई साहब हमें क्या है ना कंपनसेट करो, आप हमें क्या है कंपनसेट करो, कंपनसेशन दो हमें जी। किस चीज़ की कंपनसेशन चाहिए जी इन्हें, क्योंकि इन्हें क्या है इलीगली अरेस्ट किया गया था, क्योंकि इन पे देखो साबित हो गई है, और इन्हें आपने कैद करके रखा 122% को, और इन पे कोई आरोप, मतलब ये बरी हो गए एक तरह से, इन्होंने कोई अपराध भी नहीं किया था, और इसके लिए कंपनसेशन मांग रहे हैं ये लोग। तो इसलिए ये एक्ट क्या है न्यूज़ में है। अब मेनली हमारे लिए वो न्यूज़ जानना जरूरी नहीं है, सिमी आपको पता होना चाहिए क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो बैन है अभी, और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। अब इसके बारे में फीचर पढ़ते हैं जी, थोड़ी इसकी विशेषताएं, ये कई बार पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, लेकिन फिर भी रिवाइज कर लो आप। ये पास किया गया था गवर्नमेंट ने 1967 में, इसको पास किया था। ये क्या है, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती है ना इंडिया में, मतलब इलीगल अवैध गतिविधियाँ, उनको रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को अब्सोल्यूट पावर देता है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर क्या है जी, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी है ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर दे कि ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, ऑफिशियल गजेटी में डिक्लेयर कर दे, तो उस पर्सन को जिसने भी एक्टिविटी की है सजा होगी जी। अब एक चीज़ इसका क्रिटिसिज्म है जी, क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना है जी इसकी। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाता है ना आपको क्रिटिकली एग्जामिन,
मेंस में, तो उसमें क्या लिख सकते हो इस एक्ट के बारे में क्रिटिकली एग्जामिन, कि इसमें ये तो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए सज़ा मिलेगी, लेकिन इस एक्ट में कहीं भी ये डिफाइन नहीं किया हुआ कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती क्या हैं। ये डिफाइन नहीं किया गया इस एक्ट में कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ये जी सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है, अपनी मर्जी से डिफाइन करेगी ये अनलॉफुल एक्टिविटी है तो वो अनलॉफुल एक्टिविटी है, तो उसके बेस पे सजा दे देगी जी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इसका क्रिटिसिज्म है जी, इसका आलोचना है इसकी। इसमें क्या डेथ पेनल्टी की भी प्रोविजन है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, आजीवन कारावास या मृत्यु की सजा दी जा सकती है जी पनिशमेंट के तौर पे। अब इसकी और हाईलाइट देखते हैं जी। जो अंडर यूएपा क्या है, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर नेशनल हो, यदि इंडिया का नागरिक हो चाहे आप विदेशी हो, दोनों को सजा दी जा सकती है इसके अंतर्गत। और ये मान लो जी आप इंडिया के नागरिक हो और आपने मान लो यहाँ पे क्राइम नहीं किया, बाहर जाके किया जी आउटसाइड इंडिया, मान लो फॉरेन लैंड पे, विदेशी लैंड पे, मान लो आप चले गए मान लो इंग्लैंड में, वहाँ पे अपराध किया है और आप इंडिया के ही नागरिक हो, तब भी ये क्या है, सजा दे सकते हैं इस एक्ट के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, अंडर यूएपा क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, जो भी मान लो जांच कर रही है, आपकी पुलिस जांच कर रही है, उसके पास 180 डेज का टाइम होता है इन्वेस्टिगेशन करने का। उसके बाद मैक्सिमम 180 डेज के बाद ये चार्जशीट फाइल कर सकती है। चार्जशीट का मतलब है जी, आपको एफआईआर दर्ज कराई आपने आज पुलिस में, आपने एफआईआर दर्ज कराई, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसके बाद क्या है, पुलिस के पास 180 डेज है जी कि इस दिन तक ये इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, जांच कर सकती है कि हाँ इस पर जो चार्जेस लगे हैं, आरोप लगे हैं, सही है नहीं है। उसके बाद मैक्सिमम 180 डेज होते हैं, उसके बाद ये चार्जशीट दाखिल करती है। चार्जशीट क्या होती है, फिर ये मान लो इन्हें एविडेंस मिल गई जी, एविडेंस कोई मान लो कोई सबूत मिल गए, प्रूफ, तो ये कोर्ट में दाखिल कर देगी जी, फाइल कर देगी केस कि हाँ जी इस पर चार्ज हैं। अब कोर्ट सजा सुनाएगा जी उसे। पुलिस का काम तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने का होता है जी, सजा सुनाने का थोड़ी ना होता है। अभी कोर्ट में जाएगा, चार्जशीट फाइल करने का मतलब कोर्ट में ये दाखिल कर देंगे जी इसे। अब मैक्सिमम 180 डेज मिलते हैं जी, लेकिन आफ्टर अरेस्ट के बाद, उस जैसे मान लो उस पीपल को अरेस्ट कर लिया जी, 180 डेज तक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन ये 180 डेज एक्सटेंड भी किए जा सकते हैं फर्दर, और भी ज़्यादा टाइम दिया जा सकता है इनको। और जी इसमें क्या अमेंडमेंट किए गए 2019 में, इस एक्ट में 1967 का जो एक्ट है 2019 में इसमें अमेंडमेंट किए गए, तब से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इसमें क्या क्या प्रोविज़न की गई, ये एक्ट एम्पावर करता है, मतलब शक्ति देता है किसको, डायरेक्टर जनरल को। किसके डायरेक्टर जनरल को, निया के, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर को ये क्या है, एम्पावर करता है कि वो क्या है, किसी की भी प्रॉपर्टी को, मान लो जो पर्सन अरेस्ट किया गया ना, उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को। जो मान लो कोई एजेंसी को ये पावर होती है जी, निया को, डायरेक्टर को, आपके पास मान लो किसी ए पर्सन के को आरोप लगा, ये इस एक्ट के थ्रू क्या है, केस दर्ज है इस पर, तो इसकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर देगी ये डायरेक्टर जनरल। ये एक्ट एम्पावर करता है जी, जो इन पे इंस्पेक्टर या उससे अबव लेवल का अधिकारी है जी, कोई इंस्पेक्टर लेवल या उससे अबव लेवल का कोई ऑफिसर है रैंक का, तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है टेररिज्म एक्ट को। और अगर टेररिज्म का केस मान लो स्टेट लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करना हो, जांच करनी हो, तो स्टेट लेवल पे डीएसपी करेगा जी, या एसीपी भी बोलते हैं उसे, या उससे अबव रैंक का अधिकारी करेगा। लेकिन निया जो है जी, इस एक्ट के जरिए पावर ये दी गई, इंस्पेक्टर भी कर सकता है, क्योंकि आपको पता होगा इंस्पेक्टर से ऊपर होता है जी डीएसपी और एसीपी। लेकिन इस एक्ट में क्या है, ये प्रोविजन है, इंस्पेक्टर भी कर सकता है, लोअर रैंक का अधिकारी है, इंस्पेक्टर या उससे अबव रैंक का कर सकता है। लेकिन नॉर्मली जो स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कौन करते हैं, डीएसपी या एसीपी करता है, उससे या उससे अबव रैंक का एसपी करेगा, या आईजी डीआईजी, वो करते हैं जी इन्वेस्टिगेशन। टेररिज्म से रिलेटेड कोई केस है, आतंकवाद से रिलेटेड केस की बात हो रही है यहाँ, ये याद रखना है। इसमें जो जिसकी वजह से ये ज़्यादा न्यूज़ में था जी, वो ये प्रोविज़न है जी। इसमें प्रोविज़न ये लिखी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है, मान लो किसी एक आदमी को आतंकवादी घोषित कर सकती है। पहले ये प्रोविज़न नहीं थी इसमें। पहले क्या था, सिर्फ ओनली ऑर्गेनाइजेशन को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जी, कोई ग्रुप है, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी संस्था डिक्लेयर करती थी, लेकिन किसी इंडिविजुअल पर्सन को आतंकवादी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब इंडिविजुअल को भी किया जा सकता है। तो ये इसमें नई प्रोविज़न थी जी, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा कुछ प्रोग्राम है जी, प्रोग्राम्स टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। जो महिला उद्योगपति होते हैं ना जी, जो महिलाएं बिजनेस करती हैं, उनको प्रमोट करने के लिए ऐसी कौन कौन सी प्रोविज़न है जी, कौन कौन से योजना है गवर्नमेंट की। तो सेवरल स्कीम्स है जी, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की है टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। जो महिला उद्योगपति हैं जी, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब उद्योगपति जो बिजनेस वगैरह करती हैं, उनको प्रमोट करने के लिए बहुत सी स्कीम है। जो ये याद रखना, केवल और केवल महिला के लिए नहीं है, पुरुष को भी सपोर्ट करती हैं कुछ स्कीम। इसमें क्या है जी, प्रधानमंत्री युवा
योजना जी, इसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की है जी। इसमें क्या होता है, ऐसा एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जाता है जिससे जो एजुकेशन दी जाए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ट्रेनिंग दी जाए उन्हें, मतलब ताकि वो अपना उद्योग बिजनेस सेटअप कर सकें, ऐसी एजुकेशन दी जाती है इस स्कीम के अंतर्गत। दूसरी है जी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप बाय वुमन। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की है जी, और किसके साथ मिलके, जर्मनी की ये एक ऑफिस है जी, ऑर्गेनाइजेशन है। ये जर्मन में ही नाम लिखा है जी, अगर आप पे पढ़ा जाए तो पढ़ सकते हो, मुझ पे नहीं पढ़ा जाता ये। GIG शॉर्टकट में आ सकते हो आप, GIG, जर्मनी के साथ मिलके स्किल डेवलपमेंट ने, मिनिस्ट्री ने ये इनिशिएट किया है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है जी एक, ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME का जी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री का। इसका टारगेट ये जी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है जी नॉन फार्म सेक्टर में। मतलब नॉन फार्म का क्या मतलब है, जो एग्रीकल्चर करते हैं जी उसे छोड़ के, कृषि से छोड़ के अलग नॉन फार्म सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का इसका लक्ष्य है। एक है जी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये क्या है जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, इसके अंदर भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जी, स्किल दी जाएगी। इससे क्या है, जो ट्रेन किया जाएगा कि आप बैंक से कैसे क्रेडिट ले सकते हो, लोन कैसे ले सकते हो, और कैसे आप माइक्रो इंटरप्राइज मतलब छोटा लघु उद्योग कैसे, मतलब छोटी कंपनी वगैरह कैसे स्टार्ट कर सकते हो, वो सारी देगा जी। वुमन और मैन दोनों को इसमें एडवाइस देंगे जी। नेक्स्ट है जी दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का जी। ये भी इसमें क्या है, रूरल पॉवर्टी है जी, जो ग्रामीण जो गरीबी है जी ग्रामीण एरियाज में, विलेज एरिया में, उसको एलिमिनेट करना है जी। एलिमिनेट का मतलब है ख़त्म करना है जी, रूरल पॉवर्टी को, जो ग्रामीण क्षेत्र पे गरीबी है जी उसको ख़त्म करना है। थ्रू द प्रमोशन ऑफ मल्टी लाइवलीहुड फॉर ईच रूरल पुअर हाउस होल्ड, जो भी ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोग हैं जी उनको ताकि इनकम दिलाई जाए लाइवलीहुड के लिए, कुछ उन्हें क्या है उनके लिए अल्टरनेटिव हो, ये प्रमोट करना जी। नेक्स्ट है जी हमारा स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इस पे अंतर्गत क्या है, ये जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, डे NRLM बोलते हैं शॉर्टकट में, उसी की सब स्कीम है ये। इसके अंतर्गत भी क्या है, इंटरप्राइजेज को प्रमोट किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। अब इसमें यही था जी आज की न्यूज़ में। चलते हैं नेक्स्ट पे अपना क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन क्या है जी आज के, क्वेश्चन है जी फर्स्ट है सोवरेन क्रेडिट रेटिंग कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो जी जो एजेंसीज होती है ना वर्ल्ड वाइड, वो क्या रेटिंग देती हैं, सोवरेन क्रेडिट रेटिंग, जिसकी वजह से क्या है इंडिया में इन्वेस्टमेंट आती है जी, लोगों को पता चलता है इंडिया कहाँ मार्केट कहाँ पे है, तो ये रैंकिंग देती हैं। तो ये जो रेटिंग है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ से, इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पे डिपेंड होती है जो अफेक्ट करती है इस रैंकिंग को। आपके ऑप्शन है जी ये, बॉन्ड यील्ड से अफेक्ट होती है क्या, स्टॉक मार्केट रिटर्न से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, ऑन कंट्री एक्सचेंज रेट से। आपको बताना जी कौन सा सही है, 1 2 3 4 1 3 4 2 3 4 या ऑल ऑफ दी अबव। आंसर है जी ऑल ऑफ दी अबव, डी। सारी बेस पे जी जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग होती है जी सबको अफेक्ट करती है जी ये। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंपलीपाल फॉरेस्ट रिजर्व। सिंपलीपाल फॉरेस्ट रिजर्व है जी, इसके बारे में बताना है जी, आपको स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट बताना है कौन सी है। सिंपलीपाल इज बोथ नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ये सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी है जी, नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है इट लाइज इन द ईस्टर्न एंड ऑफ द ईस्टर्न घाट इन उड़ीसा, ये ईस्टर्न पार्ट में है क्या, ईस्टर्न घाट के। देखो जी ये अपना इंडिया है जी, इधर वेस्टर्न घाट है, आपको पता होगा वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ, इधर ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं। ये डाइसेक्टेड है, मतलब जो वेस्टर्न घाट के हैं वो तो कंटिन्यूस है, लेकिन ये डाइसेक्टेड है, बीच बीच में टूटी हुई हैं जी। अब ये बताना है ये जो ईस्टर्न घाट है जी, यहाँ पे ये ईस्टर्न घाट है, इसके ईस्टर्न पार्ट पे, ये ईस्टर्न हो गया ना इसका पूर्वी भाग, और ये वेस्टर्न पार्ट हो गया, तो ईस्टर्न घाट के ये ईस्टर्न पार्ट पे लोकेटेड है क्या सिंपलीपाल, ये बताना आपको। इट इज़ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, उसका पार्ट है क्या सिंपलीपाल। आपके ऑप्शन है जी ये 1 2 1 3 1 ओनली 1 2 3। देखो जी ऑल ऑफ दी ऑफ करेक्ट हैं, सारे ही करेक्ट हैं, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें, डी हमारा सारे करेक्ट हैं इसमें, उड़ीसा में लोकेटेड है ये। चलते हैं नेक्स्ट में। ट्राई से मतलब ट्राई से रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दी हुई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जिसमें गलत, ये ध्यान रखना आपको, गलत स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट। ट्राई रेगुलेट्स टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग फिक्सेशन रिवीजन ऑफ टैरिफ फॉर टेलीकॉम सर्विसेज। जो ट्राई है जी ये क्या है, जैसे मान लो मोबाइल का जो चार्ज क्या रहेगा जी, मतलब उसकी टैरिफ क्या रहेगा, प्लान क्या रहेगा, मतलब टेलीकॉम सर्विसेज जो भी मिलती हैं जी
आपके मोबाइल में कितने पैसे पे कितनी कॉल होंगी जी, ये सारा रेगुलेट करती है ट्राई। ये सही है क्या स्टेटमेंट? वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्राई इज टू प्रोवाइड ए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी इन्वायरमेंट प्रमोटिंग ए लेवल प्लेइंग फील्ड अमंग्स प्लेयर्स फैसिलिटिंग फेयर कंपटीशन। ये क्या कह रहा है जी, जो क्या है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है जी टेलीकॉम की, जैसे वोडाफोन हो गया जी, अब तो वी हो गया वोडाफोन आइडिया, जियो हो गया जी, या आपका एयरटेल हो गया, इन कंपनीज के बीच में कंपटीशन हो सके, इसको प्रमोट करने के लिए ट्राई कंपनी काम करती है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव ये है क्या? अब आपको इनकरेक्ट गलत बताना जी, गलत कौन सा है, पहला गलत दूसरा दोनों गलत हैं, दोनों में से एक भी गलत नहीं है, दोनों सही है जी, बिल्कुल हाँ, डी करेक्ट आंसर है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है, हमें गलत बताना है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है, नाइदर वन नाइदर वन, नाइदर वन नाइदर टू, नाइदर वन और टू, दोनों इनकरेक्ट नहीं है जी, दोनों सही है। यानी कि ट्राई जी 1997 में एस्टेब्लिश की गई थी ट्राई, एक एक्ट था ट्राई एक्ट 1997 का, उसके अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जी, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब सामाजिक संस्था है। नेक्स्ट है जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो संविधान है जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कुछ पावर देता है, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट जी, करेक्ट बताना आपको कौन सी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को देता है द पावर टू एड्रेस आइदर हाउस और जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट को ये पावर है जी, किसी एक हाउस को, लोकसभा को या राज्यसभा को या दोनों हाउस को वो एड्रेस कर सकता है, संबोधित कर सकता है, भाषण दे सकता है बुला के। सेकंड बोलता है व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स द प्रेसिडेंट वाज रिक्वायर्ड टू एड्रेस ईच सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया था तब जब भी सेशन होता था पार्लियामेंट का, ईच सेशन, साल में 3 सेशन होंगे तो तीनों सेशन को एड्रेस करता था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अभी तो क्या है, अभी क्या है, सिर्फ जो फर्स्ट सेशन होता है ईयर का, साल का फर्स्ट सेशन जैसे बजट सेशन होता है, उसी को क्या है वो करता है, वो एड्रेस करता है प्रेसिडेंट, संबोधित करता है, मतलब भाषण देता है जी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनाते बताते हैं उसमें क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्या अचीव किया प्रेसिडेंट के एड्रेस में। तो ये क्या, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ईच हाउस को एड्रेस करता था क्या, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? थर्ड बोल रही है 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड दैट द प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ओनली वंस ए ईयर, बाद में 42nd अमेंडमेंट हुआ जी, उसने ये प्रावधान कर दिया कि अब साल में केवल एक बार ही प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे पार्लियामेंट को। तो ये कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको करेक्ट बतानी है जी, 1 2 1 ओनली 2 1 3 या 2 3, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जी बताओ। देखो जी थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने नहीं बल्कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ने किया था जी 1951 में, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ने प्रोविजन की थी कि प्रेसिडेंट क्या है हर साल, मतलब प्रत्येक जो साल ईच ईयर आता है उसमें केवल फर्स्ट जो होगा फर्स्ट सेशन उसको ही एड्रेस करेंगे, सबको नहीं करेंगे। तो ये हमने पढ़ा भी था जी अपने एक लेक्चर में। तो जहाँ जहाँ पे 3 काट दो जी, 1 2 करेक्ट है जी, एक आंसर करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही हैं। एक्सप्लेनेशन हमने देख ली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट बताना है आपको। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ये क्या है जी, एक अकाउंट बनाती है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है इसका प्रोविजन, जी हाँ बिल्कुल दिया है, आर्टिकल 267 में दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया अकाउंट्स फॉर फ्लोज फॉर द दोज ट्रांजेक्शन वेयर यूनियन गवर्नमेंट एक्ट्स एज बैंकर। ये क्या जी, इसमें सारे वो ट्रांजेक्शन होती है, पैसा वो होता है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट एज ए बैंकर की तरह काम करती है, यूनियन गवर्नमेंट पैसा निकाल सकती है, इसमें डाल सकती है, ऐसे बैंकर की तरह काम करती है जी इसमें। नेक्स्ट बोल रहा है इट इंक्लूड्स द स्टेट प्रोविडेंट फंड एंड स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स, इसमें पैसा कहाँ से आता है जी, पैसा आता है स्टेट प्रोविडेंट फंड से और स्मॉल सेविंग डिपॉजिट से। ये स्टेटमेंट सही है क्या? थर्ड बोल रही है एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, अगर मान लो इस अकाउंट से पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जो भी पैसा रखा है, फंड रखा है, अगर वो निकालना हो गवर्नमेंट को तो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी जी। गवर्नमेंट और पार्लियामेंट तो आप समझते हो ना, गवर्नमेंट जी एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, इसे बोलते हैं गवर्नमेंट, ये सरकार। और पार्लियामेंट तो आप जानते हो लोकसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये तीनों को मिला के पार्लियामेंट बोलते हैं जी, लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट। ये भी यूपीएससी ने कितने बारों पूछा है पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, याद रखना है। तो अब ये कह रहा है जी अगर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, तो बताना करेक्ट 1 3 2 1 2 2 ओनली या 2 3। देखो जी स्टेटमेंट 3 बिल्कुल गलत है, पार्लियामेंट की कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से निकाल सकती है जी, इसमें पैसा डाल सकती है। पहले तो बिल्कुल सही है जी, आर्टिकल 267 में दिया हुआ है जी इसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में, हम जान चुके हैं। 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट है जी हमारा। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, एनसीबीसी, पिछले साल से ही न्यूज़ में है जी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट बताना जी कौन सा है इसके बारे में। आपके करेक्ट ऑप्शन है जी
नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इन्वायरमेंट एम्पावरमेंट। देखो जी, जो मंत्रालय है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का, इसके अंतर्गत ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या? असंवैधानिक बॉडी है क्या? ये असंवैधानिक संस्था है क्या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास? सेकंड बोल रहा है द कमीशन वॉज आउटकम ऑफ द इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जी, इसके बाद से ये बनाया गया था क्या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। थर्ड बोल रहा है नेशनल कमीशन कंसीडर द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कम्युनिटीज नोटिफाइड एज ए बैकवर्ड फॉर द पर्पज ऑफ जॉब रिजर्वेशन। ये क्या काम करता है जी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास? ये जी कौन सी कैटेगरी जो ओबीसी के जो कौन सी कम्युनिटी है उसको इंक्लूड करना है, कौन सो को बाहर करना है, आउटसाइड करना है, एक्सक्लूड करना है, कौन को इंक्लूजन करना है, सारा काम ये देखता है। द कमीशन हैव द सेम पावर ऑफ सिविल कोर्ट। जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, जैसे सिविल कोर्ट के पास पावर है जी, इसके पास भी पावर होती है सिविल कोर्ट की। किसी को भी मान लो समन कर सकता है, बुला सकता है किसी भी आदमी को अपने ऑफिस में। तो आपको बताना करेक्ट 1 2 3 करेक्ट है, 2 3 4 3 4 या 1 3 4। देखो जी, जो ये स्टेटमेंट है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, पहले ये जब बना था तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, असंवैधानिक, लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जी, संवैधानिक बॉडी, संविधान से बनाया जाता है अब ये। और बाकी की तीनों सही है जी, इसका बी सही आंसर हो जाएगा जी। ये जी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल देखो जी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या 100, इससे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है जी 100 नंबर का। इससे बांग्लादेश को, जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो टेरिटरी डिस्प्यूट था वो सॉल्व किया गया। बांग्लादेश को कुछ इंडिया का जो लैंड है जी, भूमि है, वो दी गई। फिर अमेंडमेंट एक्ट किया जी 101, अब तक 104th अमेंडमेंट हो चुके हैं जी, मैं बता रहा हूँ जो 100 से लेके जो न्यूज़ में रहते हैं। 101 100 इसमें जीएसटी लागू किया जाएगा जी, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट। फिर अमेंडमेंट एक्ट किया जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102 102, इसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया है और नया आर्टिकल क्रिएट किया 338 क्लाउज बी, इसके अंतर्गत ये एक बॉडी बनाई जाती है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। और फिर एक 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके लिए, इसमें ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन के लिए जी। फिर 104, ये अभी क्या था जी कुछ दिन पहले, ये किस लिए जी, ये जो SC ST कम्युनिटी है जी उनके लिए 10 ईयर के लिए रिजर्वेशन इंक्रीज़ कर दी जी, इससे अगले 10 साल के लिए, मतलब 2020 से 2030 तक इनके लिए रिजर्वेशन रहेगी। दूसरा जो एंग्लो कम्युनिटी थी जी, जो पार्लियामेंट में था ना, लोकसभा में 545 मेंबर हुआ करते थे, उनको 343 कर दिया। 2 मेंबर प्रेसिडेंट करता था ना, अपॉइंट करता था, नॉमिनेट करता था एंग्लो इंडियन को, वो एंग्लो इंडियन की जो रिजर्वेशन है वो हटा दी, क्योंकि ऑलरेडी ये रिप्रेजेंटेशन इनकी अच्छी खासी है पार्लियामेंट में, बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं MP, तो इनकी रिजर्वेशन हटा दी। तो जी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पुदुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली। जो पुदुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली है जी, उसके रिगार्डिंग को स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना करेक्ट कौन सी है। करेक्ट, पुदुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली ये यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, ये क्या जी, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। यूनिकैमरल का मतलब है सिर्फ एक ही हाउस है इसमें, जैसे स्टेट लेवल पे भी 2 हाउस होते हैं ना, एक तो विधानसभा, एक विधान परिषद होती है जी, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एक लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें क्या सिर्फ एक ही है क्या, यूनिकैमरल हाउस है क्या ये। सेकंड बोल रही है द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर बोथ इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके जो मेंबर होते हैं जी, कुछ इलेक्टेड होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। करेक्ट बताना जी कौन सा है। सी आंसर करेक्ट है जी, दोनों सही हैं, क्योंकि 30 मेंबर इसमें इलेक्ट होते हैं जी इसकी असेंबली में, और एक ही हाउस है जी इसमें, विधानसभा, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है जी, बिल्कुल सही है। और मैक्सिमम 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 मेंबर, मैक्सिमम 3 मेंबर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जी, तो बिल्कुल सही है जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग को स्टेटमेंट दी हुई है, इनकरेक्ट बताना जी, ध्यान रखना, गलत स्टेटमेंट बतानी है आपको। फर्स्ट बोलिए, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज एक स्टैट्यूटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जी, एक्ट बना के इसे बनाया गया लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को। ये बताना सांविधिक संस्था है क्या ये। लॉ कमीशन इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में लॉ कमीशन को बनाया जाता है जी, कंस्टिट्यूट किया जाता है। लॉ कमीशन सेल श्यूमोटो अंडरटेक रिसर्च इन लॉ एंड रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज इन इंडिया। श्यूमोटो का मतलब है जी ऑन इट्स ओन, अपने आप। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अपने आप रिसर्च कर सकती है लॉ में, कानून के कि कौन सा कानून सही है, और रिसर्च कर सकती है उस पर, या कोई एग्जिस्टिंग लॉ है जी, कोई इंडिया में ऑलरेडी लॉ बना हुआ, कानून बनाया हुआ, उसकी रिसर्च कर सकती है अपना आप। तो कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना आपको। देखो जी आपके ऑप्शन है 1 2 इनकरेक्ट है, या 1 3 गलत है, या 2 3, या 2 नॉन ऑफ दी अबव, कोई सा भी गलत नहीं है, सारे सही है।
देखो जी, पहला बिल्कुल गलत है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है बल्कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जैसे नीति आयोग को बनाया गया था ना रिजोल्यूशन से, ऐसे इसे बनाया जाता है, कोई भी एक्ट नहीं है इसके लिए। और हर 5 साल में नहीं बल्कि हर 3 साल में, एवरी 3 ईयर इसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है, दोनों ही करते हैं जी। तो 1 और 2 ए करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। जो तीसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है, लेकिन हमें बताना है इनकरेक्ट। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।